हेलो बच्चों। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए, मैंने जो अभी नोट्स बनाए ना, मैं कोशिश करूंगा कि इस नोट्स के थ्रू सारे बच्चे ना एक एक करके सारे पॉइंट्स समझ जाए। होपफुली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी यहाँ पे टर्म्स आपके बुक में हैं, एटलीस्ट एनसीईआरटी में है, तो वो सारी चीज़ें तो ज़रूर क्लियर हो। उसके साथ साथ जो एडिशनल पार्ट है वो भी हो। और मेरा एक और इंटेंशन जो रहेगा वो यही है कि बेटा जो भी मैं आपको टर्म्स पढ़ा रहा हूँ उसके बाद, क्योंकि शांत के बुक्स को भी मैं प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा देता हूँ, वो साइड बुक के लिए 10th बुक का सबसे अच्छा बुक माना जाता है, तो मैं वहाँ से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आज नोट से समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस। तो आइए जानते हैं होता क्या है केमिकल रिएक्शन। देखिए, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको ये बात पता चले कि नए सब्सटेंस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, नए सब्सटेंस बन रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जा रही हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। देखिए, मैंने डेफिनेशन में भी वैसे ही कुछ लिखा है कि अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड अलॉन्ग विद इट्स चेंज इन कंपोजिशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है इसलिए मैं उसी एग्जांपल का ले रहा हूँ। जैसे मान लिया आपने मैग्नीशियम को बर्न किया इन एयर, ठीक है, तो वो अलग जो फ्यूम है आप कह सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, वाइटिश कलर का, वो बनने लगता है। फ्यूम नहीं बनता एक्चुअली, वो पूरा उसको क्या बोलते हैं, परत जैसा बनने लगता है, ठीक है, वाइटिश कलर का। तो वो फॉर्मेशन तभी हो सकता है, याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ मैग्नीशियम को लाके तुरंत बंद कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम जब आप तुरंत लाएंगे ना, तो पहले आपको एक चीज समझना है कि बच्चों उनके ऊपर लेयर आ जाती है पूरी। किसकी लेयर आ जाती है, ये बात आपको समझना है। उनके ऊपर पूरे लेयर आ जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है हमेशा कौन, मैग्नीशियम। तो अगर आप चाह रहे हो कि ऑक्सीजन वाला लेयर हट जाए, तो आपको पहले सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। पहले सैंड पेपर से उसको क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। जैसे ही हम उसको रब कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि भैया वो एकदम फ्री हो गया, हाँ अब आराम से आप रिएक्शन करा सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम क्यों उसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं, तो उसका आंसर भी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। होपफुली इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद एक छोटा सा टर्म कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। मैंने एकदम छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, उसको आप अगर चाहो तो अपने वे में भी लिख सकते हो। जो सब्सटेंस रिएक्ट होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। अच्छा, जो सब्सटेंस रिएक्ट होने के बाद कुछ बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट। मेरा सजेशन ये है, आप अगर समझना चाहते हो, डेफिनेशन नहीं याद करना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि भैया कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, तो मेरा सजेशन है एरो से पहले वाले, मैंने तो इसको स्टोरी वे में भी बच्चों को बताना शुरू कर दिया था, एरो से पहले वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। इसको मैं जनरली पूंछ बोलता हूँ, एरो के इधर साइड वाले को मैं पूंछ बोलता हूँ, इधर वाले को सिंग बोलता हूँ। तो पूंछ के साइड वाले क्या होते हैं बेटा, रिएक्टेंट, और सिंग वाले साइड वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। होपफुली इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये डेफिनेशंस तो आई थिंक आप लोग लिख भी लोगे, मुझे जहां तक लगता है आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मिशन ये है कि 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 से 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपको खत्म भी करवा दूं, आपको समझ में भी जाए, एक ओवरऑल रिवीजन जैसा हो जाए। और जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की बात है बच्चों, वो मैं कोशिश करूंगा एशांत विद इन 1 to 2 days मैं आप वो भी अपलोड कर दूं, सो दैट आप देख सको। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सवाल ये है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अरे भाई तुम ये कैसे जान गए कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है। तो मेरा छोटा सा सजेशन है, आप उनको बोलना कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, हमको ये पता चले कि अरे भैया इसमें कुछ कलर चेंज हो गया है, ठीक है, अरे भैया इसमें कुछ गैस निकल रहा है, अरे भैया इसमें कुछ टेम्परेचर चेंज हो गया है, कुछ नया चीज बैठ गया है, ये सब के सब क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिनको हम पहचान के बोल सकते हैं कि अरे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अब सवाल, एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कोई भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। मैंने बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो पहला जिंक और HCl वाला, ये शायद आप बच्चे 8th में पढ़े भी होंगे कि नीचे रखा रहता था ग्रैनुलेटेड जिंक, ऊपर से HCl या H2SO4 गिराते थे, इधर कुछ गैस निकलती थी जो पानी में पॉप साउंड क्रिएट करती थी। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको खुद भी फोर्स नहीं करने वाला हूं। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब ग्रैनुलेटेड जिंक को ये क्या नाम है, HCl के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो पॉप साउंड नेक्स्ट वाले कंटेनर, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में ग्रैनुलेटेड जिंक रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से हम HCl गिरा रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ से अगर एक पाइप के थ्रू जो गैस, ये पूरा बंद है मान लो, पाइप के थ्रू जो पूरा गैस निकल रहा है दूसरे वाले कंटेनर में, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड ही मेनली क्रिएट करता है, तो यहाँ से पता चल गया भैया हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो नीचे बैठ जाए, जो नीचे बैठ जाए। कैसे पता चलेगा दोनों बैठ गए, तो दो अलग अलग ऐसे सॉल्यूशन लीजिए जिसमें पूरा अच्छे से घुल मिल गया हो ये दोनों, फिर इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। फिर इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में मिला दीजिए। जैसे ही आप मिलाओगे नींबू पानी जैसा नींबू पानी जैसा आपने मिला दिया, तो आपको पता चलेगा कि कोई एक नीचे सेटल हो रहा है। अगर सेटल हो रहा है तभी आप बोलिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मान लो सेटल हुआ ही नहीं, तो ऐसे नहीं झूठ में बोल दोगे कि प्रेसिपिटेट बन गया है। मेरी बातें शायद आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है चेंज इन टेम्परेचर। इसका तो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। हम फूक रहे हैं, देखो जब हम फूकते हैं तो CO2 निकलता है, साथ ही साथ हीट भी निकलता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि भैया फूकने पे भी हीट रिलीज हो रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता होगा तो साथ ही साथ हीट भी रिलीज होता होगा। इसका ये एग्जांपल तो मैंने आपको रियल लाइफ से दे दिया, लेकिन आप चाहो तो कोल को बर्न करते हो, देखा होगा आपने, कोल को बर्न करने के बाद CO2 रिलीज होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेम्परेचर में भी बदलाव हमको दिख रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। ये एग्जांपल तो बहुत इजी भी है, हम सारे बच्चे जानते भी हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को बंद करो तो कार्बन तो सॉलिड स्टेट है, लेकिन बन क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख सकते हैं भैया, ये भी एक तरह का क्या है, चेंज इन स्टेट है। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं भागा तो बहुत तेज से, लेकिन इंटेंशन वही है कि नोट्स के एक एक कंटेंट को आपको बता दूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशन। कोई पूछे ए भैया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो परेशान मत होना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बोलना जो रिएक्शन लिखे हो ना कि कार्बन CARBON, ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे खूब बड़ा बड़ा लिख रहे हो, नहीं बड़ा बड़ा मत लिखो, बड़ा बड़ा मत लिखो। उस कार्बन को लिख दो C, उस कार्बन को क्या लिख दो C, उस ऑक्सीजन को लिख दो O2। ठीक है, दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, आगे प्लस लगा दो, प्लस का मतलब रिएक्ट हो रहे हैं। गिव्स, गिव्स व्हाट, CO2। गिव्स के लिए एरो साइन लगा दिया, खत्म हो गया, मेरा बना दिया, टाटा बाय बाय, बैलेंसिंग मैंने कर दिया। बात समझ में आ रही है आप सारे बच्चों को? ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। इसको मैंने डेफिनेशन में भी लिखा, आप देखिएगा, मैंने लिखा है कि किसी भी मेथड से अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स फॉर्मूले में हम रिप्रेजेंट कर दें, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो होपफुली आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं सारे बच्चों से एक चीज़ कहूँगा अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस तो नहीं हैं, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सकता है आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, जब अच्छे डिवाइसेस आएंगे तो और अच्छे से, अभी तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको समझा रहा हूँ, और अच्छे से आपको समझाऊंगा, बट अभी जो इंटेंशन है वो आपको समझाना है। और जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी है सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट वो समझ सकें। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है जहाँ तक ये सारे टर्म्स आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म, ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि अरे भाई ये केमिकल इक्वेशन जो है, ये जो केमिकल इक्वेशन लिख दिया है तुमने, ये बताओ है क्या। ठीक है, कैसे ये रिप्रेजेंट होता है, तो वो तो हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। लेकिन क्या जो हम केमिकल इक्वेशन, मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट हैं वो प्रोडक्ट साइड में क्या उतने बराबर होंगे? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर जितने रिएक्टेंट के एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी हों, तो उनको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन में लिखना होगा, बहुत परेशान नहीं होना है, सिंपली लिखना है कि अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जितने हैं उतने प्रोडक्ट साइड में होंगे, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो लिखा भी है, परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसी को एक और नाम भी है, आप लोग सुने भी होंगे, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन करके। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, होपफुली आपको इतनी चीज़ शायद समझ में आ रही हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जैसे रिएक्शन कोई कहते कि नहीं बैलेंस करके दिखाओ, तो पहले हमको ये समझना है कैसे पता चलेगा कि कोई बैलेंस है या अनबैलेंस है। H2+O2 का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कितना है बेटा 2। यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है 2, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन कितना था 2। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर है 1। तो क्या ये रिएक्शन आपके हिसाब से बेटा बैलेंस है ना? अभी तो बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा अनबैलेंस इक्वेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, अनबैलेंस इक्वेशन। लेकिन अगर
मैंने क्या किया, इधर 2, याद रखिएगा जब मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसका मतलब हाइड्रोजन टोटल हो गया 4, ठीक। और इधर भी हाइड्रोजन, देखिए आगे 2 मैंने लिखा है, हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए 4, ये O2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और ये 2 का इससे भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन भी कितना हो गया बेटा 2। तो मतलब जितने जितने रिएक्टेंट थे उतने उतने प्रोडक्ट भी हैं एटम के, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम हैं। सो होपफुली इतनी चीजें तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोई आपसे पूछे कि बैलेंस कैसे करना है, देखो मैंने लिख तो दिया है, या आप चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। मैं इसी को हिंदी में समझाता हूँ कि भैया कैसे बैलेंस करना। कोई आपसे पूछ ले कैसे बैलेंस करना, कुछ नहीं, सबसे पहले तो भैया इक्वेशन लिखो, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। सब गया, मतलब पहले नहीं गया, सब गया साइड में, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, ठीक है। आपने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिखने के बाद आप चेक करो कि नंबर ऑफ एटम सब में कितने कितने हैं, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में कितने, प्रोडक्ट साइड में कितने, सब जोड़ लो। अगर आपको लगता है कि भैया कुछ बढ़ाने या घटाने की जरूरत है, याद रखना आप प्लस नहीं कर सकते हो, माइनस नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज़ पीछे नहीं लिख सकते हो, ये अलाउड नहीं है। जैसे O2 है तो आप मान लो O4 करना चाहते हो, यही इंटू 2 नहीं लिखोगे, ये अलाउड नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको कहाँ लिखना है, जो भी चीज़ लिखना है वो आगे लिखना है, इसका मतलब मल्टीपल करना है, सीधी सी भाषा में आपको मल्टीपल करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 था, समझिएगा बात को, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 2 था, हम 2 करना चाह रहे हैं इस ऑक्सीजन को, तो यहाँ 2 नहीं लिखना है, पहली बात यहाँ 2 नहीं लिखना है, पीछे 2 नहीं लिखना है, आगे 2 लिख सकते हैं, अलाउड है। जैसे ही हमने आगे 2 लिखा, आप मेरी बात समझिएगा, ये ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4। अभी जब तक ये नहीं लिखा था, मान लो जब तक ये 2 यहाँ नहीं लिखा था, तब तक तो हाइड्रोजन हमारा कितना था बेटा 2। अगर आप इसको 4 करना चाहते हो तो आपको यहाँ आगे फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया है। सो होपफुली अगर आप इतनी चीजें देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीजें देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हाउ टू बैलेंस करके ये सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी इसके आगे भी आप देखिएगा मैंने सब लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ खतरनाक लिखा है आपको नहीं समझ में आने वाला, सब कुछ लिखा है, विद इन स्टेप्स लिखा है। आप इसको पढ़िए एक बार, मैंने सारी चीजें उसको इंग्लिश में लिख दिया, जो अभी मैं बोल रहा था ना, समझिएगा, मैंने उसको इंग्लिश में बस खाली लिख दिया है। जैसे किसी बच्चों को नहीं सर आप इंग्लिश में नहीं समझा रहे हैं, तो ये लो भैया इंग्लिश में पूरा लिख भी दिया, पढ़ लो आराम से बैठ के, पॉज करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे ये नाइट्रोजन को हमको बैलेंस करना है, तो पहले समझना है हमको नाइट्रोजन यहाँ कितना है भैया 2, अपने भाषा में समझ रहे हैं, नाइट्रोजन इधर कितना है 2। अच्छा नाइट्रोजन इधर कितना है 1, तो क्या ये बैलेंस है, ना ना ना, बैलेंस तो नहीं है भैया। तो क्या करेंगे फिर, आगे हम 2 से मल्टीप्लाई इसका करेंगे, डेफिनेटली हमको करना पड़ेगा। जैसे किया नाइट्रोजन तो हो गया हमारा बैलेंस, लो आराम से। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, ध्यान से देखो बेटा, हाइड्रोजन हो गया हमारा 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2, तो क्या ये बैलेंस है, कभी नहीं, ये बैलेंस है ही नहीं। तो ये गलती नहीं करनी है कि हमको नहीं नहीं सर बैलेंस हो गया, कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है, ये दिमाग में बिठाना है। तो अगर ये बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन को भी 6 बनाना, क्या करोगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे प्यार से हाइड्रोजन भी हो गया 6, तो अगर हाइड्रोजन भी हो गया 6, नाइट्रोजन भी हो गया 2, मतलब दोनों तरफ सब बराबर हो गया, तो ये हो गया बैलेंस। बहुत सारे बैलेंसिंग के पार्ट्स हैं। कुछ ही दिनों में मेरे जब गैजेट्स आ जाएंगे, लाइक वो हाथ से लिखने वाला स्टाइलस आ जाएगा, तो मैं आपको बैलेंसिंग के और तरीके भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लास्ट बैलेंसिंग आप परेशान हो गए, नहीं, बहुत सारे बैलेंसिंग हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, उसको हम आराम से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या कहता है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये कहता है कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के हैं, हमको ये थोड़ा बताइए। तो केमिकल रिएक्शंस बेटा जनरली 5 तरह के होते हैं। अब एक एक करके पहले हम लोग नाम सुन लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 तरह के होते हैं, कौन कौन। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट या कई लोग उसको डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, और पांचवा है रिडॉक्स। अलग अलग करके हम लोग उसको समझेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बट पांचवा है रिडॉक्स। तो ये 5 टर्म्स हमें, सॉरी 10 लिख दिया, ये 5 टर्म्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जो मैं नाम ले रहा हूं, सारे बच्चे सुनिएगा, मैंने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा आप ये बताओ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझते हो, कंबाइन होना। जैसे मान लो हमने कहा कि भैया गाजर का लड्डू बनाइए, तो गाजर के लड्डू बनाने में तो आपको करना पड़ेगा, पहले गाजर लो, चीनी लो, सब कुछ मिलाओगे तो कंबाइन करो। अच्छा कंबाइन करने के बाद एक लड्डू बन रहा है, तो मतलब अगर कंबाइन कर रहे हो और अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, 2-4 चीज़ों को कंबाइन करो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही लिखना है,
डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही लिखना हम लोगों को कि भैया एक रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइंड हो, रिएक्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, एरो के पहले वाला, कंबाइंड हो और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, Mg+O2 को किया, 2 रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, तो 2 रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बन गए, एक, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। मुझे भी पता है कि मैं थोड़ा सा तेजी से भाग रहा हूँ, बट जरूरी क्या है, कम टाइम में अच्छा सा रिवीजन। मैं सिर्फ आपको रिवीजन कराने के लिए चीज बता रहा हूँ, बहुत डीप में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जब साइड बुक उठाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। अभी मैं छोटे छोटे टर्म्स आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई आपसे पूछे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो नाम से ही लगता है डिकम्पोज, डिकम्पोज होना, इतना बड़ा चीज इसको डिकम्पोज कर दिया, छोटा कर दिया, टुकड़ों में कर दिया, मतलब एक बड़ा सा रिएक्टेंट होगा, एक बड़ा सा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, उसको तोड़ तोड़ के क्या कर दिया, छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाने लगे। अब तोड़ने का मतलब ये नहीं हथौड़ा मारने लगे, तोड़ने का मतलब है बेटा कुछ कंडीशंस लगाने लगे। कैसे कंडीशंस, सवाल ये भी है कि कैसे कंडीशन, तो मेरी बात समझिएगा, कंडीशंस में सबसे पहला टर्म तो आप यूज करोगे हीट से, ज्यादातर केसेस में हीट से ज्यादातर चीजें टूटती हैं, तो हीट से अगर कोई भी चीजें टूटे, याद रखिएगा, अगर हीट से बेटा कोई भी चीज टूटे तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट से टूटे, लाइट से टूटे तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कोई इलेक्ट्रिसिटी से टूटे, जैसे सुना होगा वाटर को तोड़ते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर टूटे तो उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर मान लो इससे भी नहीं टूट रहा, परेशान हो गया भाई किसी से नहीं टूट रहा है, कैटलिस्ट से टूट गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। बट आपके बुक में कैटालिटिक डिकम्पोजिशन नहीं दिया, बट कैटलिस्ट शब्द दिया हुआ है। सवाल आया ये कौन है भैया कैटलिस्ट, ये कौन है कैटलिस्ट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, हम लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, बात नहीं हो रहा है, ठीक है, अब बात नहीं हो रहा है तो कैसे बात करवाएंगे, तो कोई तीसरा दोस्त चाहिए ना, जो ऐसा नहीं कि खुद दोस्ती करने लगे, लेकिन हाँ उसकी बॉन्डिंग इससे भी हो, दोस्ती हो, इससे भी दोस्ती हो, तो पहले समझा गया तो कोई यार वो बुरा नहीं किया, अच्छा दोस्त है, हो जाती है दोस्तों में झगड़ा वगड़ा, मान जाओ दोस्ती, फिर ये दोनों दोस्ती आपस में कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, दोस्ती करा दिया, साइड हो गया, चलो दोस्ती हो गया, बात खत्म, चलो। तो ये क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है बेटा दो रिएक्शन को जोड़ना, उनकी स्पीड को बढ़ा देना, थोड़ा जल्दी जुड़ जाए, ठीक है, ये काम करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आखिरी तक इन्हीं के साथ जुड़ा रहेगा, हो सकता है बीच में थोड़ी देर के लिए जुड़ा हो, लेकिन एट द एंड वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए या घटाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। बातें समझ में आ गई, डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखिए मैंने साफ साफ डेफिनेशन लिखा है, एक रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन एक रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट्स हो जाए एक से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन। अब सवाल, डिकम्पोजिशन अगर हीट से हो रहा है तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। बेटा अगर मान लीजिए, पलट देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, देखिए सारा चीज़ मैंने लिखा है इसलिए, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, लाइट से हो रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सारे के एग्जाम्पल्स लिखे हुए नीचे, देखिए ध्यान से, सारे के मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, बस ये नोट्स को आपको पॉज कर करके क्या करना है, नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर एग्जांपल समझना है तो एक छोटा सा चीज समझो, जैसे मान लो ये मैं हूँ, बहुत ताकतवर पावरफुल एकदम, ठीक है, और ये है दूसरा इंसान, ठीक है, ये सी है, थोड़ा कम, सी मतलब कमजोर, ठीक है, और ये डी को लेके जा रहा है, ठीक है, डी का मतलब कुछ खाने वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है, खाने वाली चीज़ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आया पहले प्यार से बोला हो भाई क्या लेके जा रहे हो, कह रहा है हाँ सर डी खाने वाली चीज़ लेके जा रहे हैं, ठीक है, डी नाम से कोई भी प्रोडक्ट आता होगा खाने वाला, यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये लेके जा रहा है, मैंने कहा अच्छा मुझे दे दो, कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम क्यों दें, ठीक है, मैंने कहा अरे दे दो ना भाई, तो कह रहा नहीं, मार 2-3 थप्पड़ मार खटाक से डर के भाग गया, क्योंकि कमज़ोर है, कमज़ोर, सी फॉर कमज़ोर। तो हम अब ए से डी का रिएक्शन करा सकते हैं, यानी क्या बन गया ए डी, और सी बाहर रो रहा है, मतलब रिएक्ट हुआ, अलग हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही है, इसमें जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ताकतवर,
हायर रिएक्टिव एलिमेंट जब लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दें, हटा दें उनके कंपाउंड से, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ जिंक क्या है बेटा, हायर रिएक्टिव, हाइड्रोजन क्या है, लोअर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कंपाउंड बनाया हुआ है Cl के साथ, लेकिन कह रहा नहीं नहीं तुम हटो, हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद जुड़ गया, क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ मैं जानता हूँ अभी मैंने कुछ चीज़ें इसमें नहीं बताई कि सर कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा। आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ ट्रिक्स, कुछ जुगाड़, मुश्किल से वो 50 सेकेंड या 1 मिनट के होंगे, आप वहाँ से देख के लर्न कर सकते हो। ठीक है, अप टू 10th के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। आगे जो टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, कैमरे को भी थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। देख तो रहा हूँ ना मैं, ऐसे भी वहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने इसको साइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए डबल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, जैसे मान लो 2 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 2 आदमी, एक है Fe एक है हाइड्रोजन। अच्छा ये Fe और हाइड्रोजन में सल्फर मान लो आपस में रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ सल्फर यहाँ सल्फेट है, तो ये दोनों आपस में घूम रहे थे, क्या और भाई कैसे हो कैसे हो, हाँ ठीक है, कहा अरे तुमने कौन सा लैपटॉप लिया, कहा सल्फर लैपटॉप, अच्छा तुमने कहा सल्फेट लैपटॉप। तो दोनों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई जब सामने अगल बगल में रहते हैं तो क्या करते हैं, एक दो दिन के लिए लैपटॉप एक्सचेंज कर लेते। तो इनमें क्या होता है, लैपटॉप्स का एक्सचेंज, यानी आयंस का एक्सचेंज। कौन से आयंस, मेनली निगेटिव आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है और नया प्रोडक्ट बनता है। अब आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर सल्फेट इधर गया तो Fe क्या बन जाएगा, FeSO4। अगर सल्फर हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H2S। जनरली ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। याद देखिए अब प्रेसिपिटेशन का नाम ही है कि जब 2 सोल्यूबल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, याद रखिएगा 2 सोल्यूबल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, एक्सचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स हो जाए या आयंस भी हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त अगर प्रेसिपिटेट बन जाता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन किस टाइप का, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, किस टाइप का, प्रेसिपिटेशन। लेकिन वहीं 2 सोल्यूबल सॉल्ट आपस में ना रिएक्ट होके, 2 सोल्यूबल रिएक्टेंट आपस में ना रिएक्ट होके, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो। जब एसिड और बेस आपस में बच्चों रिएक्ट होगा तो याद रखिए वो हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब ये चीजें तो सारे बच्चों को क्लियर हो गई। ठीक है, जनरली हमने कह दिया ना कि 2 हिस्सों में बढ़ गए। अब इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। थोड़ा सा यार चलो कोई नहीं, आपको दिख ही रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता है सारे बच्चों को। ये टॉपिक तो दिख रहा है ना, ये ऊपर जो लिखा हुआ मैं बता दूं, ये लिखा हुआ ऑक्सीडेशन, ये ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन में क्या क्या टर्म्स है पहले हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए आपको कुछ लाइन्स याद रखना है जब तक आप 10th में हो। 11th में आओगे तो नियम बदलेंगे। अभी आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी का एडिशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जो चीज ऑक्सीडेशन में होगा याद रखिएगा उसका जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन में। यहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो यहां होगा रिमूवल। दूसरी चीज हाइड्रोजन के बारे में याद रखिएगा, ऑक्सीजन निगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा आपके हिसाब से, रिमूव। अगर ऑक्सीडेशन में रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा, ऐड। रिडक्शन में क्या होगा, ऐड। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। देखिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी ऐड करते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, तो हम वहां पे भी क्या बोलेंगे, वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो टर्म यहाँ बोलना उसका उल्टा तो लिखने बहुत तेजी से आता है बच्चों को, लिख दे रिमूवल। अगर यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या होगा, रिमूवल। यहाँ रिमूवल तो भैया इधर क्या होगा, सोचो इधर क्या होगा, एडिशन। काम ही खत्म, सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, परेशान भी नहीं होना है। बात समझ में आ रही सारे बच्चों को। लास्ट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां कहीं पे भी हो आपको याद रखना है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए टर्म हमने क्या यूज कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम लोग सारे बच्चे एग्जाम्पल देखते हैं। Mg है
mg यहाँ अकेला था, ऑक्सीजन मिल गया, अरे बाप रे बाप, ऑक्सीजन मिल गया। तो अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया बेटा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। छोटी सी बात समझना है। अच्छा ये बताओ, इसको ऑक्सीजन मिला तो किसी का छीना होगा, यानी किसी को रिड्यूस किया होगा तभी तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर ये किसी को रिड्यूस कर रहा है तभी तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब अगर मान लो भैया हम सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं तो उनका सब्जी कम कर रहे होंगे तभी तो मेरे पास सब्जी आ रहा होगा। तो अगर मैं खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हूं तो दूसरे को मैं क्या करूंगा, रिड्यूस। तो रिड्यूस करने वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, RA, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर मैं दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात आता है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड के लिए जो टर्म है याद रखना, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कारण क्योंकि ये हो रहा है रिड्यूस, देखो CO से CO हो गया, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो यानी दूसरे को क्या कर रहा होगा बेटा, ऑक्सीडाइज। टर्म्स इतने से समझना यही है। तो देखो इसको मैंने दूसरे लाइन में समझा भी दिया है, होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। बस इतना ही समझना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चला भैया, इलेक्ट्रॉन इधर है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आपको प्रोडक्ट साइड में दिखे प्लस साइन में तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आपको प्लस साइन के साथ रिएक्टेंट साइड में दिखे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। उसी का जस्ट उल्टा कर लिया, मतलब इधर वाला अगर इधर है तो माइनस हो जाएगा, ये समझना है। तो जहां पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर आपको ये बात पता चले बेटा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो याद रखिएगा ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। होपफुली इतनी बातें तो मुझे लगता है सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, तुरंत समझ जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है, एकदम लास्ट वाला पॉइंट, मैं थोड़ा सा खिसक जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। मैं पहले कुछ चीज़ें सारे बच्चों को क्लियर कर दूं कि भैया ये कोरोजन और रेंसिडिटी है क्या, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। कोरोजन का मतलब है, जैसे मान लो बेटा मैंने लिया आयरन, सपोज ये क्या है आयरन, और आयरन एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रहा, आयरन और एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रहा, अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा, एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो याद रखना क्या होगा, इनके ऊपर बनने लगेगा रस्ट। जैसे अभी लाइट चलेगी वैसे इनके ऊपर बनने लगेगा रस्ट। तो जंग लगने को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन ही बोलते हैं, लेकिन हाँ उनके लिए एक नया नाम है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो डेफिनेशन भी यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो सिंपल सा शब्द है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स खत्म होते जाएं, कैसे, एयर और मॉइस्चर से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरोजन। एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई आपसे पूछे कि भैया ये रस्टिंग हटाओगे कैसे या कोरोजन हटाओगे कैसे, तो बहुत सारे मेथड हैं। कुछ मेथड्स मैंने लिख दिए, जैसे पेंटिंग, जैसे ऑयलिंग, जैसे क्रीसिंग, जैसे गैल्वनाइजेशन, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अलग अलग मेथड है। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आप जब 12th में पहुंचोगे तब सुनोगे, लेकिन अभी के लिए जान तो लो कि ये सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं रेंसिडिटी पे। देखो रेंसिडिटी क्या कहता है, रेंसिडिटी, रेंसिड का मतलब होता है सड़ जाना, खराब हो जाना। तो रेंसिडिटी जनरली खाने के लिए यूज़ किया गया है कि कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट जैसे फैट उसमें अगर है या ऑयल है, अगर उनका ऑक्सीडेशन होने लगे, अगर उनका क्या होने लगे बेटा, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से खतरनाक स्मेल आने लगे, जिसकी वजह से क्या होने लगे, खतरनाक स्मेल आने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। खतरनाक का मतलब स्मेल कर ही ना पाओ, बहुत बेकार स्मेल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। सवाल कैसे सही करोगे, फ्रिज में डाल दिया जल्दी खराब नहीं होगा, एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया जल्दी खराब नहीं होगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया तो भी जल्दी खराब नहीं होगा, या तो चिप्स के पैकेट में सुना होगा नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया तो भी जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये सारे टर्म्स बेटा मेरी बात समझिएगा, ये सारे टर्म्स जो हैं वो हैं रेंसिडिटी से रिलेटेड, उनके प्रिवेंशन से रिलेटेड। आशा करता हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको थोड़ा तेजी से पढ़ा है, लेकिन हाँ आपको शायद क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा समय देखिए बेटा, पूरा बैलेंसिंग पे भी एक अलग अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं है, परेशान मत होइएगा। पूरा काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो काम कर रहा हूँ तो पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक चीज़ें पे डिस्कशन करें हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब लिखूंगा भी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा सा भी मुझे समय दीजिए, कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ क्लियर होगा। तब तक के लिए जो भी बच्चों को लगता है कि इन्हें शेयर करना चाहिए, प्लीज़ सारे बच्चों को शेयर कीजिए, अभी ज़रूरत है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। ओ भाई, बंद हो जा भाई, ना 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 ना।